नमस्कार दोस्तों। 4 पीएम के मंच पर और न्यूज टाइम के मंच पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिनेश के बोहरा। दोस्तों, आज बात करेंगे संघ के रिश्तों की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, विशेष रूप से मोदी और अमित शाह के साथ। दरअसल पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि दोनों में कुछ कहीं ना कहीं अंदरूनी खींचतान चल रही है और अब ऐसा लगना शुरू हो गया है या प्रतीत होना शुरू हो गया है कि जहां नरेंद्र मोदी अब संघ से बड़े हो गए हैं, निकले तो संघ से हैं, लेकिन अब संघ को ओवरशैडो कर रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं यही बात संघ को अब खलनी शुरू हो गई है कि नरेंद्र मोदी अब उनकी बात नहीं सुनते, मनमानी करते हैं। एक किस्म से कहा जाए तो दादागिरी पे उतर आए हैं। दर्शक मित्रों, इससे पहले मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आपसे गुजारिश, 4 पीएम के मंच को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतरीन पत्रकारिता के लिए प्रेरित कीजिए। साथ में ही दूसरे यूट्यूब चैनल न्यूज टाइम दिनेश के बोरा को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अच्छे विश्लेषण, अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए। बात संघ और मोदी शाह के रिश्तों की। दरअसल अमित शाह का तो कभी खैर आरएसएस से रिश्ता रहा ही नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो संघ की पैदाइश है, संघ की उपज है। लेकिन कभी कभी इतिहास में ऐसे क्षण भी आते हैं जहां व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन से बड़ा दिखना शुरू हो जाता है, उस परिस्थिति में पहुंच जाता है जहां पर वो अपने आप में अगर देखा जाए तो शायद खुद ही संगठन अपने आप को समझना शुरू हो जाता है कि मैं ही मैं हूं। आरएसएस अपने आप में एक ऐसा संगठन है जो किसी को भी उस ऊंचाई तक उड़ते हुए देखना नहीं चाहता है, लेकिन ऑफ लेट जो रिश्ते उभर कर आ रहे हैं वो संघ को देखा जाए तो परेशान करने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस खींचातानी की गूंज कई और कॉर्नर से भी सुनाई देती है। कई बार संघ का वो मुखर चेहरा बनकर सामने आते हैं नितिन गडकरी और खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं या ताना मारकर चले जाते हैं सरकार को। हालांकि मोदी और शाह की जोड़ी ने नितिन गडकरी के पर काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और संघ को भी यह संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि भले ही वो नागपुर में आपके प्रिय हो, लेकिन वो हमारे खिलाफ जाकर अपनी आजादी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। खैर, नितिन गडकरी के जो कार्य हैं उस पर तो हम अब बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन संघ के साथ जो रिश्ते हैं मोदी शाह के, उन पर बात करनी जरूरी है। दरअसल जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी तो संघ ने पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा होकर पूरी बैकिंग के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाया ताकि उनको अपनी भविष्य की रूपरेखा में सम्मिलित किया जाए। हालांकि योगी आदित्यनाथ फॉर्मल रूप से आरएसएस के मेंबर नहीं थे, लेकिन आरएसएस को लगता था कि योगी आदित्यनाथ भविष्य का चेहरा है, क्योंकि संघ हमेशा भविष्य की ओर देख के चलता है और इस बात से कोई गुरेज नहीं रखता कि आने वाले 2 और 3 सालों में नरेंद्र मोदी भी इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। जी हां, मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी भी इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि 2025 में उनके भी 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे और जो नीति उन्होंने शुरू की है मार्गदर्शक मंडल की, उन्हें भी उसी मंडल के अंदर बंडल बनाकर भेज दिया जाएगा। क्योंकि जो कानून दूसरों के लिए है वो कानून खुद पर भी तो लागू होंगे अल्टीमेटली। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप
दूसरों को बंडल बना के उस मंडल में भेजते रहें और खुद बाहर बैठ के अपने लिए अलग नियमों का निर्माण करें, ये संघ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। संघ भी नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा हो जाए कि आज वो संगठन को ओवरशैडो करे और उसे ठेंगा दिखाए, लेकिन ये ठेंगा दिखाया जा रहा है कुछ समय से। दरअसल दोस्तों, आरएसएस की अंदर जो उसकी खास तौर से जो नीतियां हैं, जो उसकी कार्य विधियां हैं, वो अपने आप में किसी को भी इतनी स्वतंत्रता नहीं देती कि वो संगठन से ऊपर उठ जाए और उस पर दबाव बना के खास तौर से उसको एक किस्म से क्या कहते हैं प्रेशराइज कर पाए। मोहन भागवत इस बात को समझते हैं कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने उनके हिंदुत्व के एजेंडे को परिपूर्ण तो किया है, लेकिन वो संगठन को और मोहन भागवत को भी कहीं ना कहीं अब इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारे निर्णय ऐसे जो निर्णय सीधे सीधे संघ की विचारधारा के विरुद्ध जाते हैं। संघ के व्यक्ति, चाहे वो उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव हों या सुनील बंसल थे, जिनको 3 राज्यों का प्रभारी बनाया गया था, और इस बार जो नए प्रभारी अब लिस्ट निकली है उसमें उनको हटाकर 1 तक सीमित किया गया। ये आरएसएस को यानी कि नागपुर को एक संदेश दिया जा रहा है कि आप हमारे कार्यों में दखल मत दें और आपका जो काम है संगठन का वो करते रहें और राजनीति के कार्य हम पर छोड़ दें। दरअसल बहुत सारी चीजें पीछे ऐसी घटी हैं जहां पर संगठन और नरेंद्र मोदी के बीच में जो कटुता है, जो सामंजस्य है, जो सौहार्द है, उसमें काफी हद तक कमी आई है। संगठन के एक मुखर वाणी जो जिसे गडकरी के रूप में देखा जाता है, उसको हम ये कह सकते हैं कि जो अटैक करना होता है, क्योंकि संगठन यानी कि संघ कभी भी मोदी के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, लेकिन गडकरी को एक फ्रंटमैन बना के पेश करना और ये कहना कि आप उनका सामना करो, ये भी संघ की स्ट्रेटजी का एक बड़ा हिस्सा है। दरअसल संघ के लाडले रहे हैं गडकरी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हालांकि पीछे काफी कहानियां निकाली गई हैं कि संघ इस समय जो खास तौर से बड़बोलापन है गडकरी का या उनकी जो बेबाक बातें हैं उनसे वो भी परेशान है, लेकिन ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि जहां पर राजनीतिक सत्ता जो दिल्ली की है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए किसी और को बलि का बकरा बनाने के लिए इस समय तैयार है। गडकरी आरएसएस के भरोसेमंद सिपाही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन हर बार संघ के कार्यक्रमों में उनकी तस्वीरें आपको खाकी निकर में भी दिखाई दी जाएंगी। लेकिन एक कहानी जो इस समय बाजार में फैलाई जा रही है कि संघ ने अपने सिपाही गडकरी को मझधार में क्यों छोड़ दिया, ऐसा है कुछ नहीं। मुझे लगता है, ये मुझे प्रतीत होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये दरअसल दिल्ली में बैठे हुए जो सत्ताधीश हैं वो इस किस्म की कहानियों को मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं कि गडकरी के पर काटे जा रहे हैं राजनीतिक सत्ता के द्वारा और गडकरी के पद पर काटे जा रहे हैं नागपुर के द्वारा। लेकिन आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आरएसएस ने अपने सबसे मजबूत कार्यकर्ता गडकरी के ऊपर से क्या वास्तव में हाथ उठा लिया है? अभी जो रिसेंट बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं, क्या उससे वास्तव में आरएसएस या संघ असहज है? दरअसल गडकरी जो बयान दे रहे थे वो उनको पकड़कर विपक्ष जो थे भारतीय जनता पार्टी पर निशाने साध रहे थे। हो सकता है कि संघ में गडकरी के बयानों को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी या थोड़ी बहुत क्या कह सकते हैं कि एक डिसएग्रीमेंट हो सकता था, लेकिन ये कहना कि गडकरी के सर से नागपुर का वरद हस्त समाप्त हो गया है, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। दरअसल संघ ये बात मानकर चलता है कि कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका कद कितना बड़ा ना हो जाए राजनीति में, वो पार्टी की लाइन के बाहर जाके या संघ की विचारधारा के बाहर जाके उसको ओवर पावर करने की कोशिश नहीं कर सकता है। गडकरी तो पहले से बयान देते आए हैं और इस बात का ज्ञान
बहुत अच्छे ढंग से संघ के जो सरसंघ चालक हैं और जो बाकी लोग हैं, उनको इस बारे में सब कुछ पता है। दत्तात्रेय होसबोले जो कि सरकार्यवाह हैं, उनको भी इस बात का ज्ञान है कि हाँ, गडकरी उनका एक फेस है और कहीं न कहीं जो संघ की नाराज़गी है, वो गडकरी के द्वारा नरेंद्र मोदी तक उसे पहुँचाने का प्रयास करते हैं। ये बदलते हुए समीकरण, बदलती हुई हवा जो इस समय आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक रिफ्ट या एक किस्म का कुछ ना कुछ कड़वाहट पैदा कर रही है, उतरी नहीं है, लेकिन हाँ, संदेशों के अंदर बात देने के सिलसिले चल रहे हैं। मनमुटाव थोड़े बहुत हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि संघ को गडकरी की बातें शायद अब उतनी सही ना लगती हों। हो सकता है कि शायद गडकरी जो है वो नागपुर की नजरों में थोड़े से उतर गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो संदेश देने हैं नरेंद्र मोदी को वो कम हो जाएंगे। दरअसल नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी सरकार बनाई गई है या मुख्यमंत्री बनाए गए या मंत्रिमंडल में फेरबदल किए गए, उसके अंदर संघ का बिल्कुल भी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि सलाह ना लेना, वो अब उन्हें संघ को एक तरह से खटकना शुरू हो गया है। ये बात सही है कि गडकरी का कद राजनीति में नरेंद्र मोदी के आने के बाद थोड़ा छोटा हुआ है और नरेंद्र मोदी अपने आप को एक भारत के नए सम्राट समझने शुरू हो गए हैं और उन्हें इस बात का भी एहसास होना शुरू हो गया है कि वो शायद भारत के महानतम प्रधानमंत्री हैं, लेकिन महानतम कोई चीज नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर सबसे बड़ा संगठन होता है और उस संगठन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, जहां जब किसी व्यक्ति का कद बहुत बढ़ता है तो वहां आरएसएस भले ही उसे अपनी राजनीतिक सत्ता में कुछ त्याग करना पड़े, लेकिन वो ऐसे निर्णय ले लेती है। पहले कई बार बात चलती थी कि गडकरी को शायद कुछ ऐसी परिस्थितियों में जहां नरेंद्र मोदी को लोग पसंद ना करें तो उनको तैयार करके रखा जाए, क्योंकि उनके रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि गडकरी शायद आरएसएस की उस स्कीम के हिस्से में अब नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं गडकरी ने यह भी कहा था कि महात्मा गांधी के समय राजनीति देश समाज और विकास के लिए होती है, अब राजनीति सत्ता के लिए होती है और कई बार राजनीति दरअसल छोड़ने का मन करता है। ये बात उन्होंने ऐसे नहीं की थी। दरअसल कहीं ना कहीं जो फेरबदल हो रहे हैं, पीएम मोदी से जो उनकी तलखी है या उनकी जो बेबाकी है नरेंद्र गडकरी की, वो किसी से दबकर काम नहीं करते हैं। हालांकि अगर आप देखो तो उनसे उनके पसंदीदा डिपार्टमेंट एमएसएमई भी उनसे ले लिए गए थे और एकमात्र नेशनल हाईवे का डिपार्टमेंट उनके पास है। लेकिन नरेंद्र मोदी की तलखी इसलिए उनके साथ में, क्योंकि सारे के सारे जब हाईवे बनते हैं तो उसका क्रेडिट नितिन गडकरी को मिल जाता है, ना कि प्रधानमंत्री को, मोदी को। भले ही वो जाके उसका फीता काट के आए, लेकिन अल्टीमेटली आरएसएस के बीच में जो खास तौर से जिसे कहते हैं कि जो तलखियां हैं या उनके आपस में जो संबंधों में बिगाड़ है, वो सबके सामने है। संगठन यानी कि संघ जिस ढंग से कार्य कर रहा है, जिस ढंग से अपने मोहरों को राजनीति में फिट करता आया है, वो आप सबको इस बारे में पूरा का पूरा ज्ञान है। पहले राम माधव हुआ करते थे, बाद में जब उनकी नजदीकियां या उनके राजनीतिक कद के बढ़ने के कारण बाद में संघ ने उन्हें वापस खींच लिया। बाद में स्वतंत्र देव हों या सुनील बंसल हों, जिनको की एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बात आ रही थी, अब उनको भी वहां से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने हटा दिया। ये एक संदेश देने की प्रक्रिया है, जहां पर नागपुर से कहा जा रहा है कि आप हमारी सत्ता में ज्यादा दखल मत दीजिए। लेकिन कहते हैं बाप बाप होता है। कभी भी आरएसएस को दिल्ली की सत्ता एक्चुअली इतना एंटागोनाइज नहीं करना चाहती, जहां आरएसएस यानी कि संघ अपना हाथ नरेंद्र मोदी के सर से खींच ले। दरअसल आज भी जो ग्राउंड वर्क फोर्स है, आज भी जो सारा का सारा नीचे का एक पूरा कारोबार जो भारत में चलता है बीजेपी के पीछे, वो आरएसएस का हाथ पूरा का पूरा संघ का ही हाथ है।
और संघ के जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं वही बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के उनकी राजनीतिक सत्ता को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि नरेंद्र मोदी का कद इस समय संगठन से बड़ा हो गया है, संघ से बड़ा हो गया है, और कई बार वो उसे दांत दिखाने से भी नहीं हिचकते। और बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जहां पर उन्होंने संघ की कोई भी सलाह लेने भी मुनासिब नहीं समझा है। बल्कि विदेश नीति के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ है कि जहां पर संघ की बातों को नहीं सुना गया है, और चीन के प्रति खास तौर से जो उनका झुकाव है, रूस के प्रति जो नरेंद्र मोदी का खास तौर से झुकाव और लगाव है, उससे भी नागपुर कई बार इतना खुश नहीं रहता है, क्योंकि चीन के प्रति झुकाव जो है वो कहीं ना कहीं संघ को असहज परिस्थितियों में ले जाता है, और उनके पास उस बात के जवाब नहीं होते हैं कि अल्टीमेटली मोदी और जिनपिंग के बीच में ऐसे क्या रिश्ते हैं जिसके कारण नरेंद्र मोदी कभी भी जिनपिंग का नाम नहीं लेते हैं, कभी आलोचना नहीं करते हैं, चीन का नाम भी नहीं लेते हैं। जिनपिंग की तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं जहां पर संघ की इस बात से भी कहीं ना कहीं नाराजगी है कि नरेंद्र मोदी का जीवन जो है वो सादगी वाला जीवन नहीं है, जबकि एक संघ का जो स्वयं सेवक होता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो सादा जीवन जिएगा और कहीं से भी विलासितापूर्ण जीवन नहीं होगा और विलासितापूर्ण चीजों का उपयोग नहीं होगा, जबकि नरेंद्र मोदी इसके अपवाद है। वो ब्रांडेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें नए नए लिबास पहनने की आदत है, कोट पैंट हैट चश्मे जूते बेल्ट या उसके साथ जैकेट्स। आप कभी भी उनका एक लिबास दूसरी बार उन्हें पहने हुए नहीं देखेंगे, एक जैकेट उन्हें आप दूसरी बार पहने नहीं देखेंगे। और उनके पास महंगी गाड़ियों का पूरा फ्लीट है जो जनता के पैसे से आता है, और उनके हवाई जहाज या उनके जो नए प्रधानमंत्री निवास बन रहे हैं जो एक महल की तरह हैं, और उसके बारे में जनता से कभी नहीं बताया जाता है। संघ की कहीं ना कहीं अंदर से एक नाराजगी इस बात में भी है कि इस समय नरेंद्र मोदी एक विलासिता का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक नहीं है। और ये डिफरेंसेस बहुत बार निकल के आते हैं। आप हमेशा मोहन भागवत या उनके बाकी व्यक्तियों को देखेंगे, बिल्कुल सादी ड्रेस में रहते हैं, कुर्ते पजामे में या कुर्ता धोती के अंदर, और वो भी सिंपल टाइप का बिल्कुल होता है जिसमें कोई भी विलासिता वाली चीज नहीं होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो अदाएं हैं सारी की सारी जो विलासिता से भरी हैं, जहां कपड़ों के मामले हो, चश्मे हो, पेन हो, हैट्स हो या उनके लिबास हो, हर जगह से एक ब्रांडेड प्राइम मिनिस्टर की खुशबू आती है। और शायद कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी से जुड़ने का एक संकल्प है कि वो आम आदमी की केयर करती है, वो उसको डिफीट करता नजर आता है। बातें बहुत सारी हैं, नाराजगियां भी बहुत सारी हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी में खास तौर से नरेंद्र मोदी के बीच में जो थोड़ी खिंचाव की परिस्थितियां हैं वो समय समय पर बाहर आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संघ को कभी कभी बैक सीट लेनी पड़ती है। लेकिन 2025 के अंदर जब दो घटनाएं एक साथ में घटेंगी, जब संघ के 100 वर्ष होंगे, नरेंद्र मोदी के 75 वर्ष होंगे, वहां से भारत के अंदर सत्ता का एक नया युग स्टार्ट होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी तब सत्ता को विदाई सत्ता से विदाई ले रहे होंगे, या फिर संघ के कहने पे वो मार्गदर्शक मंडल में उनको भी बंडल बना के समेट दिया जाएगा और भेज दिया जाएगा, और किसी और का नया राजकारण हो सकता है। और उस नए राजकारण की स्कीम में अगर आप भूले नहीं हो तो योगी आदित्यनाथ को, जिनको की बैकिंग है, हालांकि नरेंद्र मोदी और क्या कहते हैं कि अमित शाह का कॉम्बिनेशन, उनकी कोशिश थी कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए दोबारा, लेकिन संघ का दबाव इतना था कि मोदी और शाह को झुकना पड़ा था। लेकिन यही स्कीम ऑफ थिंग्स है जहां पर योगी को तैयार किया जा रहा है अगले कई वर्षों तक भारत का प्रतिनिधित्व करने का, भारत को लीड करने का प्रधानमंत्री पद में। दरअसल राजनीति के अंदर कब क्या होता है आप नहीं जानते और हम भी नहीं जानते, लेकिन संघ जो है उसके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए संगठन महत्वपूर्ण है। और जब उसे लगेगा कि वो किसी व्यक्ति के साथ असहज है, तो दोस्तों फिर संघ भी उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक सकता है। वहां पर फिर राजनीतिक सत्ता, उसके समीकरण
उसी चाल पर चलेंगे जिस पर संघ चलेगा, क्योंकि संघ के विरुद्ध जाना भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति के द्वारा ओपनली बहुत मुश्किल है। और अगर संघ का आदेश होगा कि मोदी को जाना है तो जाना ही होगा। कोई कारण नहीं है कि वो एक स्वयंसेवक होने के नाते सरसंघ चालक या संगठन या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो उच्चतम इकाइयां हैं वहां से जो आदेश मिलेगा उसको वो रिफ्यूज करें। इतनी हिम्मत किसी में नहीं है, नरेंद्र मोदी में भी नहीं। और उन्हें भी ये जता दिया जाएगा ड्यू कोर्स में, आप संघ से बड़े नहीं हैं, आप संगठन से बड़े नहीं हैं, आपके भी जाने का वक्त आ गया है। चलिए 2025 तक निकल लीजिए, आपका समय समाप्त हुआ। दोस्तों, बहुत सारे समीकरण बदलेंगे, बहुत सारी चीजें घटेंगी। अगले 2 से 3 साल में बहुत कुछ ऐसा होगा भारत की राजनीति में जो अपेक्षित भी होगा और अनअपेक्षित भी होगा। आप समय की चाल को देखिए और जो टकराव है संघ का और मोदी का, उन चालों को भी देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि 4 पीएम और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा के मंच को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यही चैनल्स आप तक सीधी और सच्ची बात लेकर आते हैं और सही विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत आभार। फीडबैक दीजिएगा, आपको कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका दोस्तों।